जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि आप आज का ये जो टॉपिक और इसमें के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिंथेसिस। नाम आपने सुना होगा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में का, स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंथेसिस एक्चुअली क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका मीनिंग। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग, जुड़ाना। दो सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक नया सेंटेंस बनाना, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। या एक सेंटेंस के टाइप को दूसरे टाइप में बदलना, वो भी सिंथेसिस ही होता है। तो दोस्तों दो सिंपल सेंटेंस कभी हम जुड़ाते हैं तो उनके जुड़ाने से एक जो नया सेंटेंस बनेगा वो होगा सिंथेसिस। अब जो नया सेंटेंस हम बनाएंगे वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा जिसमें वन मेन क्लॉज होता है, कंपाउंड मतलब ऐसा जिसमें टू मेन क्लॉजेस होते हैं, एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ऐसा जिसमें एक मेन क्लॉज और एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब इनके बारे में आप अधिक जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस इस टाइटल के साथ एक लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप वो वीडियो देखकर ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये अच्छे से क्लियर कर लेना। चलिए दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, सिंथेसिस। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई रेड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड। अब ये दोनों भी सिंपल सेंटेंसेस है क्योंकि दोनों में भी एक एक मेन क्लॉज है। आई रेड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड। अब इन दो सिंपल सेंटेंस को जुड़ाकर एक जो नया सेंटेंस हम बनाएंगे, ये प्रोसेस होगी सिंथेसिस की। तो देखिए इनको जुड़ाकर क्या सेंटेंस बनता है, रीडिंग द क्वेश्चन, आई आंसर्ड। रीडिंग द क्वेश्चन, आई आंसर्ड। अब आप दोनों के मीनिंग को कंपेयर करोगे, मतलब ये दोनों का मीनिंग और इस नए सेंटेंस का मीनिंग, तो आपको समझ में आएगा कि मीनिंग एक ही है। देखिए आई रेड द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, प्रश्न पढ़ा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, राइट। अब यहाँ पर देखिए रीडिंग द क्वेश्चन, आई आंसर्ड, मतलब क्वेश्चन पढ़कर, प्रश्न पढ़कर मैंने जवाब दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है। तो ये होता है सिंथेसिस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो सिंथेसिस सीखने जा रहे हैं वो स्पेशली सीखने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है वो हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर लगभग 8 तरीके दिए गए हैं जिनके थ्रू दो सिंपल सेंटेंसेस का एक सिंपल सेंटेंस बनता है। चलिए देखते हैं एक एक से। फॉर्मेशन ऑफ वन सिंपल सेंटेंस। पहला तरीका प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे रीड का रीडिंग बनेगा, प्ले का प्लेइंग बनेगा, राइट, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वो कैसे, जैसे रीड को हम लिखेंगे हैविंग रेड, प्लेड है या प्ले है तो उसे हम कहेंगे हैविंग प्लेड। तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू ये क्या होता है या कैसे यूज किया जाता है। देखिए आई रेड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, आई रेड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड। अब सेंटेंस आप पढ़ोगे और आपको जब दिख रहा है कि दो क्रिया, दो एक्शंस दिए गए, एक के बाद एक होने वाले दो क्रियाएं दिए गए, तो उस सिचुएशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए आई रेड द क्वेश्चन, आई आंसर्ड, दो क्रिया है, एक है क्वेश्चन पढ़ना और दूसरा है उसका जवाब देना। तो इनमें से जो क्रिया पहले हुई है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है। तो यह है आंसर देने की क्रिया और यह है पढ़ने की क्रिया। तो कौन सी क्रिया पहले हुई है, रीडिंग की, राइट, रीड करने की।
तो इसे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मतलब रीड का बनेगा रीडिंग। तो देखिए कैसे बनेगा आंसर, रीड को लिखा जाएगा रीडिंग। रीडिंग क्या, द क्वेश्चन, रीडिंग द क्वेश्चन, कॉमा, अब यहां पर फुल स्टॉप था, ये कॉमा में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये बन रही है फ्रेज रीडिंग द क्वेश्चन। आगे क्या बचा है, आई आंसर्ड, रीडिंग द क्वेश्चन आई आंसर्ड। देखिए कितना आसान है, जब दो क्रियाएं दिए गए हैं एक के बाद एक होने वाले, उस समय पहली क्रिया को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मतलब आईएनजी फॉर्म में, जिसे हम जिरंड भी कह सकते हैं। रीडिंग द क्वेश्चन आई आंसर्ड, है ना आसान। चलिए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। ही प्लेड द मैच, ही वेंट टू स्कूल। ही प्लेड द मैच, उसने मैच खेली, राइट। और उसके बाद है ही वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल गया। अब देखिए ये भी क्रिया एक के बाद एक हुई है, पर इन दो क्रियाओं में कुछ तो गैप आएगा, राइट। मतलब थोड़ा समय लगेगा, वो खेला है तो उसके बाद स्कूल जा रहा है, तो खेलने के बाद शायद घर जाएगा, बैग वगैरह लेगा और फिर स्कूल जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लगने वाला है, राइट। तो इस केस में जो पहली क्रिया है जो कि प्लेड, इसे हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो प्लेड को हम लिखेंगे हैविंग प्लेड। हैविंग प्लेड क्या, द मैच, हैविंग प्लेड द मैच, कॉमा, रिमेनिंग, पहला दूसरा जो सेंटेंस है वो वैसे ही वेंट टू स्कूल। देखिए क्या बना सेंटेंस, हैविंग प्लेड द मैच ही वेंट टू स्कूल, मतलब मैच खेलकर वो स्कूल गया। देखिए कितना आसान है। आशा करता हूं मैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज किया जाता है ये आप समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 + V1, ये जो फॉर्म होता है वर्ब का, इसे कहा जाता है इन्फिनेटिव, राइट। तो इन्फिनेटिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस का एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल से। शी स्टडीज वेल, शी वॉन्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। देखिए वो अच्छे से पढ़ाई करती है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा उसका रीजन, क्यों अच्छे से पढ़ाई करती है। शी वॉन्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, है ना। तो ऐसी जब सिचुएशन है तो हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव। तो पहला सेंटेंस जैसे कि वैसा लिख देना है, शी स्टडीज वेल, शी स्टडीज वेल, ठीक है। अब क्यों, शी वॉन्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो यहाँ पर वर्ब रिपीटेशन हटा देना है, इस वर्ब को भी हम हटा देंगे। ये जो पार्ट बचा हुआ है इसे हम लिखेंगे यहाँ पर टू स्कोर गुड मार्क्स। चलिए पढ़ते हैं, शी स्टडीज वेल टू स्कोर गुड मार्क्स, वो अच्छे से पढ़ती है, क्यों, क्योंकि उसे अच्छे मार्क्स लेने हैं ना। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए वो अच्छे से पढ़ती है, और यहाँ पर मीनिंग क्या है, वो अच्छे से पढ़ती है, उसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो अब जब देखेंगे तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर ये जो टू स्कोर है ये है इन्फिनेटिव, जो कि इसके यूज से ये दो सेंटेंस जुड़कर सिंपल सेंटेंस बन गया। अब दोस्तों ये भी एग्जाम्पल इन्फिनेटिव का है, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं टू टू, TOO एंड TO2, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बनता है। चलिए देखते हैं, दे आर बिजी, दे कांट गिव टाइम, वो बिजी है इसलिए वो टाइम नहीं दे सकते, मतलब रीजन ही है, राइट। तो इस केस में हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे, सी दे आर टू बिजी। देखिए TOO यूज कर लिया हमने इस वर्ड से पहले या एडजेक्टिव से पहले, दे आर टू बिजी। अब ये रिपीटेशन है, दे इसे हटा देना है और कांट को भी हटा देना है, जिसकी जगह पर हम यूज कर रहे हैं टू, TO2, ये टू और यहाँ पर ये टू। देखिए दोनों में डिफरेंस है। क्या बचा हुआ है, गिव टाइम, गिव टाइम। अब देखते हैं मीनिंग, दे आर बिजी, दे कांट गिव टाइम, वो बिजी है, वो समय नहीं दे सकते, है ना, मतलब रीजन ये क्यों समय नहीं दे सकते, तो वो बिजी है। दे आर टू बिजी टू गिव टाइम, मतलब है वो इतने बिजी है कि वो समय
नहीं दे सकते। देखिए मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर टू गिव इन्फिनेटिव है, तो इस इन्फिनेटिव से ये बन गया सिंपल सेंटेंस। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि टू यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला तरीका, एडजेक्टिव यूज करना। दिस इज अ बुक, इट इज यूजफुल। देखिए पहला सेंटेंस जिसमें एक बुक के बारे में बोला गया है कि ये बुक है, राइट, ये किताब है। और अगले सेंटेंस में इस बुक को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है? इट इज यूजफुल। अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? यूजफुल, राइट। तो इसे हम जुड़ाएंगे प्रीवियस सेंटेंस में और बना देंगे सिंपल सेंटेंस। देखते कैसा बनेगा। दिस इज अ यूजफुल बुक। देखिए दिस इज अ बुक, अब ये बन गया दिस इज अ यूजफुल बुक। दोनों का मीनिंग सेम है, तो इतना आसान है एडजेक्टिव यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बनाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन, अब देखिए ये क्या होता है। तो दो सेंटेंसेस होते हैं और एक सेंटेंस में जो नाउन यूज किया गया है उसी नाउन से रिलेटेड कुछ दूसरे वर्ड्स यूज करके कुछ जानकारी अगले सेंटेंस में दी गई होती है, तो उसे कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन। चलिए एग्जाम्पल से इसे थोड़ा आसान बना दे। माई एम इज दिल्ली, माई एम इज दिल्ली। अगला सेंटेंस, इट इज द कैपिटल सिटी, इट इज द कैपिटल सिटी। कौन सी कैपिटल सिटी? दिल्ली, द कैपिटल सिटी, है ना, दिल्ली द कैपिटल सिटी। मतलब इसकी ही इंफॉर्मेशन यहाँ है, इस नाउन की इंफॉर्मेशन भी ही यहाँ पर है, तो इसे कहा जाएगा नाउन इन एपोजिशन। अब इसे जुड़ाकर कैसे सिंपल सेंटेंस बनता है, देखिए माई एम इज दिल्ली। देखिए पहला सेंटेंस जैसे कि वैसा, माई एम इज दिल्ली, कॉमा, अब दिल्ली क्या है? द कैपिटल सिटी। माई एम इज दिल्ली, द कैपिटल सिटी। दोनों का मीनिंग एक ही है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, दिल्ली द कैपिटल सिटी, दिल्ली द कैपिटल सिटी इज माई एम, उसका मीनिंग भी सेम होगा। तो दोस्तों इसे कहा जाएगा नाउन इन एपोजिशन। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी यूज होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही राइट्स ड्रामाज, ही एक्ट्स इन देम। ही राइट्स ड्रामाज, ही एक्ट्स इन देम। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, दोनों भी सिंपल सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर एक ही पर्सन के दो क्रियाएं बताई गई है। कौन सी है? एक है ड्रामा लिखना और दूसरा है उनमें एक्टिंग करना, है ना। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो एक पर्सन दो क्रिया कर रहा है, मतलब ये भी और वो भी, तो इस सिचुएशन में हमें यूज करना है प्रीपोजिशन बिसाइड्स। बिसाइड्स, अब बिसाइड्स तो हमने यूज कर लिए, इसी के साथ हमें यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें की जो क्रिया है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। मतलब राइट्स का बनेगा राइटिंग, बिसाइड्स राइटिंग। देखिए राइट, बिसाइड्स राइटिंग। आगे क्या है? ड्रामाज, बिसाइड्स राइटिंग ड्रामाज, कॉमा, अगला सेंटेंस जैसे कि वैसा, ही एक्ट्स इन देम। बिसाइड्स राइटिंग ड्रामाज, ही एक्ट्स इन देम। मतलब ड्रामाज लिखने के अलावा वो उनमें काम भी करता है, मतलब ड्रामाज भी लिखता है और उनमें काम भी करता है। ये इसका मीनिंग है। तो प्रीपोजिशन के यूज से हम ऐसा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब सेंटेंस के जो मीनिंग निकलेंगे उस हिसाब से प्रीपोजिशन बदल सकते हैं। देखिए अगला टाइप, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ, एंड। इन सभी का मीनिंग एक ही है। जब दो सेंटेंसेस को हम जुड़ाना चाह रहे हैं किसी एक के यूज से, तो उन सभी में हम ये सब यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो की जगह पर हम एज वेल एज यूज कर सकते हैं, बोथ यूज कर सकते हैं या एंड यूज कर सकते हैं। अब ये कब यूज किया जाता है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्पीक मराठी, आई स्पीक हिंदी टू।
मतलब मैं मराठी बोलता हूँ, और आगे है मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी भी बोलता हूँ। मतलब दो लैंग्वेजेस बोलने का काम मैं करता हूँ। मतलब मेरी जो क्रिया है स्पीकिंग की वो दो लैंग्वेजेस में है। कौन कौन से? मराठी एंड हिंदी। तो इस केस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज बोथ एंड इनमें से कोई भी एक यूज़ करके उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको एंड का लिख के बताता हूँ और बाकी ओरली। देखिए आई स्पीक, ये दोनों में कॉमन पार्ट है जिसे हमें एक बार लेना है। आई स्पीक, ठीक है, क्या? मराठी और हिंदी, राइट। तो फिर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मराठी, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड, और ये है हिंदी। अब एंड यूज़ करके हमारा सेंटेंस बना आई स्पीक मराठी एंड हिंदी। मैं मराठी और हिंदी बोलता हूँ, ये उसका मीनिंग है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मीनिंग वही है। अब ये जो एंड है इसकी जगह पर मैं एज वेल एज रख सकता हूँ। देखिए कैसे, आई स्पीक मराठी एज वेल एज हिंदी, वही मीनिंग है। नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करेंगे? देखिए आई स्पीक नॉट ओनली मराठी बट ऑल्सो हिंदी। इसके पहले नॉट ओनली और हिंदी के पहले बट ऑल्सो। बोथ कैसे यूज करेंगे? आई स्पीक बोथ, बोथ मराठी एंड हिंदी। देखिए ये है इन सभी के यूजेस। आशा करता हूँ कि आप ये भी समझ रहे। नेक्स्ट एडवर्बियल, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी वॉच द मूवी, वी वेयर ईगर। वी वॉच द मूवी, वी वेयर ईगर। हमने मूवी देखी, ठीक है। वी वेयर ईगर, हम बहुत उसके लिए उत्सुक थे, ये उसका मीनिंग है ना। अब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें का ये जो वर्ड है ईगर, इसे हमें एडवर्ब में चेंज करना है, या हम एडवर्बियल भी कह सकते हैं। तो ईगर का एडवर्ब बनेगा ईगरली, राइट। ly लगाकर जनरली एडवर्ब बनते हैं। तो फिर इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? देखिए वी वॉच्ड द मूवी, वी वॉच द मूवी, और इसका एडवर्ब फॉर्म ईगरली। वी वॉच द मूवी ईगरली। आशा करता हूं कि आप ये समझ रहे हैं। सी, वी वॉच द मूवी, वी वेयर ईगर, वी वॉच द मूवी ईगरली, है ना मीनिंग सेम। ईगर को ईगरली में चेंज करके हमने यहाँ पर बना लिया है सिंपल सेंटेंस। देखिए दोस्तों यहाँ पर है आठवां टाइप। देखिए क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, अब ये क्या होता है? तो देखिए सेंटेंस में कभी टू बी वर्ब्स दिए गए, मतलब एम इज आर वॉज वेयर वगैरह, तो इन केस में उसे बीइंग में कन्वर्ट कर देना, जो भी है उनमें से, ठीक है। या दूसरा, कभी दो एक्शन दिए गए तो उस समय हैविंग प्लस V3, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में उसे चेंज कर देना। या हैविंग बीन, ऐसा भी हम यूज़ करते हैं जबकि वो पैसिव वॉइस होता है, तो उसे कहा जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्चुअली ये है क्या। देखिए द मूवी वॉज बोरिंग, द मूवी वॉज बोरिंग, आई डिडंट कंप्लीट, मतलब मैंने नहीं देखी या मैंने उसे पूरा नहीं किया, राइट। मूवी बोरिंग थी, मैंने उसे पूरा नहीं किया। तो एक रीज़न हमें देखने को मिल रहा है कि मैंने मूवी पूरी क्यों नहीं की, तो क्योंकि वो बोरिंग थी, है ना। तो जब ऐसी केस है तो हमें चेक करना है कि पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ब आया है। देखिए द मूवी वॉज बोरिंग, यहाँ पर वॉज वर्ब है, ठीक है। अब वॉज जो है तो बी का फॉर्म है, इसलिए इस वॉज को हम कन्वर्ट करेंगे बीइंग में। अब यहाँ पर कोई अदर वर्ब होता, मतलब एक्शन वर्ब होता, तो हमें हैविंग के साथ V3 यूज़ करना पड़ता। पैसिव का स्ट्रक्चर होता तो हमें हैविंग बिन के साथ V3 भी यूज़ करना होता। चलिए इसे चेंज करते हैं। अब देखिए इसका आंसर बनेगा द मूवी एज इट इज़ द मूवी। अब वॉच को कन्वर्ट करना है बीइंग में। द मूवी बीइंग क्या? बोरिंग। द मूवी बीइंग बोरिंग, द मूवी वॉज बोरिंग, अब ये चेंज हो गया द मूवी बीइंग बोरिंग, कॉमा, अब क्या बचा हुआ है? आई डिडंट कंप्लीट। अब कॉमा के आगे इसे हमें जैसे के वैसे जुड़ा देना है, आई डिडंट कंप्लीट, मतलब सेंटेंस बन गया द मूवी बीइंग बोरिंग आई डिडंट कंप्लीट।
मूवी बोरिंग हो जाने की वजह से या होने की वजह से मैंने उसे पूरा नहीं किया। तो दोनों की मीनिंग सेम है। तो है ना दोस्तों आसान। देखिए आज के इस वीडियो में हमने देखा सिंथेसिस क्या होता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि वो कैसे सिंथेसिस बनता है, सिंथेसिस से बनने वाले सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। और आज के इस वीडियो में आगे हमने देखा कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 तरीके। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली जस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा या सिंथेसिस बनेगा, ये इनके जैसा हो सकता है या इनसे थोड़ा अलग भी हो सकता है। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये टॉपिक आसान बनेगा। तो सिंथेसिस के सीरीज़ में दोस्तों ये पहला वीडियो है जो आप देख रहे हो, और आने वाले टाइम में हम सिंथेसिस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे दो सिंपल सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है और आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।